ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका सामना हर एक डेवलपर को करना पड़ता है, फिर चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज करते हो या फिर किसी भी जॉब प्रोफाइल में काम करना चाहते हो। लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स को इस टॉपिक को देखते ही ऐसे डर लग जाता है जैसे ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर सबको मादारा उचिहा को देखकर डर लग गया था। बट इन दिस वीडियो आई विल मेक दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सो इजी फॉर यू कि आप कोडिंग करते वक्त अपनी मर्जी से खुद को एक टाइटन में कन्वर्ट कर सकोगे। ऑब्वियसली इन कोडिंग पता लगे आप कोडिंग करते वक्त ये करने लग जाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेस कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स रेदर देन लॉजिक और फंक्शंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम कोडिंग सीखना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉलो करते हैं, जहां प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली अपने कोड को फंक्शंस की हेल्प से लिखते हैं। कैसे? इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक कैलकुलेटर के लिए कोड लिख कर दो, तो ऑलमोस्ट एवरीवन विल कोड लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आने से पहले प्रोग्रामर्स इसी मॉडल का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाते थे। लेकिन कोडिंग करने की इस अप्रोच में काफी सारे प्रॉब्लम्स थी। जैसे फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा वेरिएबल्स ग्लोबल होते हैं, मतलब हमारे कोड का कोई भी मेथड इन्हें एक्सेस कर सकता है। अब देखो, ये चीज कैलकुलेटर जैसे छोटे कोड में तो ठीक है, जहां डेटा जैसी चीजों का उतना मतलब नहीं होता। लेकिन बैंकिंग जैसी एप्लीकेशंस में ऐसा कोड लिखना जहां कोई भी फंक्शन हमारे मेन बैलेंस को मॉडिफाई कर सके, वेल इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सेकंड इज कोड रीयूजेबिलिटी। देखो, ऐसे तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इजी लगती है, लेकिन ये इजीनेस कभी कभी बहुत बड़ा पंगा क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इस कैलकुलेटर ऐप में कुछ फंक्शंस लिखे हैं और बाद में हम सोचते हैं कि एक बटन ऐड कर देते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, एंड वी नो कि उस सेक्शन में भी हमें एडिशन जैसे बेसिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने ही होते हैं। तो जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए कोड लिखेंगे तो हमें उन ऑपरेशंस के लिए सारे मेथड्स को फिर से लिखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। थर्ड इज स्केलेबिलिटी इशू, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कोड बेस बड़ा होना शुरू होगा, देन एक पॉइंट के बाद जब फंक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू होंगे, देन बिलीव मी, उस पॉइंट पर कोड विल बिकम इंसेनली डिफिकल्ट टू मैनेज। क्योंकि आप एक मेथड में किसी एक चीज को फिक्स करोगे तो हो सकता है दूसरे मेथड में किसी और चीज में एरर आ जाए, और फिर इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सोचा। अब देखो, डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि इट्स अ सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेस द कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन व्हाट आर दोस ऑब्जेक्ट्स और हम उसे बनाएंगे कैसे? सी, टू राइट कोड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू शुड बी फेमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ क्लासेस इन योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड डोंट वरी, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज दिस फीचर। अभी क्लासेस क्या है? वेल, अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, जहां वेरिएबल्स और फंक्शंस एक स्ट्रक्चर्ड पैकेज के रूप में लिखे होते हैं। अब क्लासेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग हो सकता है। खैर, क्लासेस के अंदर ये चीजें जो आपको दिख रही हैं, उन्हें हम टेक्निकल टर्म्स में एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और इन चीजों को टेक्निकल टर्म्स में मेथड्स या फिर फंक्शन कहा जाता है। सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 मेन प्रिंसिपल्स पर बनी हुई है, व्हिच आर इंटरचेंजेबली कॉल्ड पिलर्स। अभी प्रिंसिपल्स हैं क्या? वेल, सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस की। अब इसको समझने के लिए चलो हम नारुतो वर्ल्ड में एंटर करते हैं। अब जिसने भी नारुतो देखा होगा उसे उचिहा क्लैन के बारे में पता होगा कि उनकी फैमिली में हर किसी के पास शारिंगन होता है, जो कि एक स्पेशल एबिलिटी है टू कंट्रोल योर एनिमी, जिसे वो अपने पेरेंट्स से या फिर इन अदर वर्ड्स प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, उनके पास रेनेगन या फिर मांगेक्यो शारिंगन भी होता है। वेल, जस्ट वेट, आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों होता है। एनीवे, सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है बिना किसी चीज को दोबारा लिखे। जहां जो क्लास चीजों को इनहेरिट कर रही होती है उसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जिस क्लास से चीजें इनहेरिट की जाती हैं उसे हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस कोड में आप देख रहे हो कि मैंने उचिहा क्लैन के लिए एक क्लास बनाई हुई है, और उसी में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जहां ऑब्वियसली पर्सन का नेम है, क्लैन का नेम है, और बाय डिफॉल्ट हम शारिंगन को इनेबल करके रखेंगे। अब इस क्लास में मैंने कुछ मेथड्स को भी डिफाइन किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस, जस्ट पॉज एंड रीड। अब जैसा कि मैंने बताया अबाउट द चाइल्ड क्लास, तो मैंने एक मादारा उचिहा नाम की चाइल्ड क्लास बनाई, जिसमें मैंने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके मेन उचिहा क्लैन को इनहेरिट किया। जहां मैंने फिर मादारा क्लास में उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज को लिखा, जिसमें मैंने उसके पास रेनेगान को इनेबल किया, और मादारा के पास सुसानो भी होगा। देन मादारा के कुछ पर्सनल अटैक्स भी होंगे जो वो कर सकेगा, एंड देन फिर लास्ट में मैंने एक सास्के चाइल्ड क्लास बनाई जो मादारा क्लास के लिए इनहेरिट करेगी। अब सास्के के लिए मादारा क्लास एक पेरेंट क्लास की तरह एक्ट करेगी। फिर मैंने मादारा क्लास की तरह सास्के के लिए भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज और मेथड्स लिखे। अब कई लोग सोच रहे हैं कि भाई इस इनहेरिटेंस का फायदा क्या हुआ? देखो, अगर हम सास्के का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर हम सास्के डॉट यूज शिदोरी फंक्शन को रन करें तो वो इजीली चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सास्के की स्पेशल एबिलिटी है। लेकिन क्योंकि सास्के उचिहा क्लैन से है, तो जो चीजें मेन उचिहा क्लास कर सकती है और जो चीजें मादारा कर सकता है, वो इनहेरिटेंस की वजह से सास्के भी कर सकता है। तो अगर हम सास्के डॉट यूज सुसानो को रन करें
तो हमारा सास्के भी सुसानो को बुला सकता है, जस्ट लाइक मादारा, जबकि हमने सुसानो को बुलाने वाला कोई भी मेथड सास्के क्लास में लिखा ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब मादारा ने उचिहा क्लैन को इनहेरिट किया, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस, लेकिन जब सास्के ने मादारा को इनहेरिट किया तो इस चीज को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, लेकिन एक और टर्म होती है विच इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब जहां एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल बेस क्लासेस को इनहेरिट करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं जहां बोरुटो के पास नारुतो एंड सास्के दोनों की पावर्स आ गई हैं, मतलब वो रासेनगन भी यूज कर सकता है एंड शिदोरी भी। खैर, अब नारुतो पर बात आ ही गई है तो बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इज प्रीटी सिंपल, जहां पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, और ऊप्स में इसका मतलब है कि सेम मेथड नेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम नारुतो को पकड़ते हैं, तो इसके लिए एज यूजुअल हमने एक नारुतो नाम की क्लास बनाई और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया एंड देन एक मेथड डिफाइन किया जहां नारुतो फाइट कर रहा है बाय एक्टिवेटिंग हिज चक्र। खैर, फिर मैंने एक सेज मोड नाम की क्लास बनाई जो कि नारुतो क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, इनहेरिटेंस की वजह से चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लेती है, तो इसीलिए सेज मोड क्लास में नारुतो क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नाउ इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिकॉज इट्स रियली क्रूशियल। देखो, जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है तो वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करके सेम मेथड नेम से अपनी खुद की डिफरेंट फंक्शनैलिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकती है, और साथ के साथ अगर हम चाहें तो उसमें अपने खुद के नए मेथड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सास्के ने शारिंगन को इनहेरिट किया था उचिहा क्लैन से, बट देन उसने अपने शारिंगन को अपग्रेड करके मांगे को शारिंगन बना दिया था, और उसके साथ उसके पास एक स्पेशल टाइप का शारिंगन भी था जिसका नाम था रेनेगान। खैर, बैक टू नारुतो, वरना नारुतो को लगेगा कि सास्के फिर से उसकी लाइमलाइट खा गया। खैर, इसी वजह से हमने नारुतो के सेज मोड क्लास में पेरेंट क्लास के पावर एक्टिवेशन को ओवरराइड करके उसके यूनिक फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया, और ऐसे बाकी मोड्स के लिए क्लासेस को क्रिएट किया, और फिर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, एंड देन नारुतो अपनी उस स्पेशल पावर को एक्टिवेट कर पाएगा। आई नो, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नारुतो के बारे में नहीं लिखेंगे, हमें ये बताओ कि इसका रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या यूज है। चलो, उसको समझने के लिए हम बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, लाइक पेटीएम या फिर फोन पे। देखो, यहाँ मैंने एक पेमेंट नाम की पेरेंट क्लास बनाई है जहाँ मैंने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की है और एक मेथड डिफाइन किया है फॉर द पेमेंट, एंड जस्ट लाइक नारुतो मैंने बाकी चाइल्ड क्लासेस बनाई जो कि पेमेंट पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगी, और फिर लास्ट में यूजर की चॉइस के हिसाब से हमारी रिलेटेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एंड देन उस क्लास के अंदर का मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो मैं कहने वाला हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम सेम नाम के मेथड को ओवरराइड क्यों कर रहे हैं, हम सभी क्लासेस के लिए डिफरेंट नाम का मेथड भी तो बना सकते हैं ना। वेल, ऐसा करने के कुछ मेन रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस कोड को आप ध्यान से देखो तो हर क्लास में एक मेन काम हो रहा है विच इज प्रोसेस द पेमेंट, और अगर हम हर क्लास के लिए डिफरेंट नाम के मेथड का यूज करेंगे टू प्रोसेस द पेमेंट, देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन अ लार्ज स्केल सिस्टम। एंड सेकंड चीज, कल को मान लो हमने किसी और पेमेंट मेथड को ऐड करने का सोचा, तो हमें बस एक नई क्लास बनानी होगी जो कि पेमेंट क्लास को इनहेरिट करेगी। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे कोड में कंसिस्टेंसी बनी रहे और डीबगिंग के टाइम पर या फिर टेस्ट केसेस लिखते टाइम पर काम आसान हो जाए, और यही सबसे बड़ा मेन बेनिफिट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। खैर, अब नारुतो के सेज मोड की बात चल रही है तो हम नारुतो के वन ऑफ द बेस्ट आर्क को कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि है पेन आर्क। देखो, पेन आर्क में जब नारुतो 6 पाथ ऑफ पेन से लड़ रहा होता है तो सबको लगता है असली विलन वही है, लेकिन उनकी फाइटिंग स्किल और उनके चक्र सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है नागाटो। और यही है मेन डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रक्शन, जहां हम अपने प्रोग्राम की जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होती है उसे हाइड या फिर इन अदर वर्ड्स इनएक्सेसिबल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कार के स्टीयरिंग व्हील को यूज कर रहे होते हैं ड्राइव करने के लिए, देन हमें फर्क नहीं पड़ता कि स्टीयरिंग व्हील कार के डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहा है, हमें बस उसके फीचर से मतलब होता है। चलो, इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ शिनोबीज। नारुतो वर्ल्ड में एक पर्सन को एंट्री लेवल शिनोबी बनने के लिए, जिसे नारुतो में गेनिन कहते हैं, उसे अपने अंदर कुछ एबिलिटीज को प्रूव करना पड़ता है। तो हम उसी सिनेरियोस को मिमिक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है निंजा। अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। एनीवे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ वर्क करते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होता है जिसके बारे में वी विल टॉक इन अ बिट। खैर, इस क्लास में मैंने 3 प्रॉपर्टीज को लिखा है लाइक दिस, और फिर उसमें मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मेंशन किया है जो कि एक शिनोबी को गेनिन बनने के लिए चाहिए होते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मेथड्स के नाम लिखे हैं, उनके अंदर की फंक्शनैलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और फिर इनहेरिटेंस का यूज करके मैंने हर एक शिनोबी के लिए एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को ओवरराइड करके उनकी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने एक इंट्रोड्यूस नाम का मेथड बनाया है, तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो इंट्रोड्यूस मेथड सबके लिए चलेगा, लेकिन हर शिनोबी के अंदर अपनी खुद की स्पेशलिटी है। तो वो क्या परफॉर्म करेगा, उसकी डिफेंडिंग पावर क्या होगी और उसका स्पेशल मूव क्या है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन एक गेनिन बनने के लिए एक शिनोबी को इन 3 क्राइटेरिया को पास करना ही होगा। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम उसमें उन मेथड्स को डिफाइन करते हैं जो कि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में आगे अगर कोई क्लास उसे इनहेरिट करती है तो उन अनडिफाइंड मेथड्स को हर चाइल्ड क्लास के लिए अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना ही होगा। और इसी वजह से हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा बिना किसी एरर के, और फिर नारुतो एंड सास्के गेनिन बन जाएंगे। लेकिन अगर हम बोरुटो के लिए क्लास बनाएं और निंजा क्लास को इनहेरिट करें तो अगर किसी ने बोरुटो देखा होगा तो उसे पता
पता होगा कि बोरुटो शुरू में ना तो कोई जुत्सु परफॉर्म कर सकता था और ना ही उसके पास खुद की कोई स्पेशल एबिलिटी थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फेल्ड द गेनिन एग्जाम। तो अगर हम सोच भी लें कि चलो बोरुटो डिफेंड तो कर सकता है तो उसकी फंक्शनलिटी लिख देते हैं, लेकिन बाकी एबिलिटी के बारे में नहीं लिखते हैं, देन आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा एंड इवन इन कोडिंग वर्ल्ड बोरुटो गेनिन नहीं बन पाएगा। अब बात आती है लास्ट प्रिंसिपल की, दैट इज एनकैप्सुलेशन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रिंसिपल है। इसमें हम बेसिकली अपने डेटा वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं, मतलब सिर्फ वही मेथड्स उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो उस क्लास के अंदर हैं, और अगर बाकी सबको उस डेटा तक पहुंचना है तो उन्हें कुछ स्पेसिफिक मेथड से गुजरना पड़ता है। अब एनकैप्सुलेशन को हम डायरेक्ट रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को किसी एनिमे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, I'd love to know। खैर, अगर हम इस कोड को ध्यान से देखें तो यहाँ मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं और तीनों ही प्रॉपर्टीज को मैंने इंटेंशनली प्राइवेट लिखा है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर बाहर से कोई भी लिखने की कोशिश करेगा समथिंग लाइक दिस, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 2 गेटर एंड सेटर मेथड को लिखा। अभी गेटर सेटर क्या है? वेल, दीज आर स्पेशल मेथड्स यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू कंट्रोल एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट्स डेटा। देन मैंने एक विड्रॉ मेथड को क्रिएट किया। अब कई लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि वेरिएबल्स को प्राइवेट रखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि गेटर और सेटर की हेल्प से हम चेंज तो उन्हें वैसे भी कर पा रहे हैं। वेल, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो अगर ये प्रॉपर्टीज पब्लिक होती तो कोई भी बंदा कोड में सीधे लिख सकता था कि अकाउंट को माइनस में कर दो या फिर मिलियंस में पहुंचा दो, समथिंग लाइक दिस। बट बिकॉज ऑफ गेटर एंड सेटर हमने अपने मेथड्स में कंडीशंस डाल रखी हैं कि जब ये कंडीशंस मैच होंगी सिर्फ तभी ऑथराइज पर्सन अपने बैलेंस में कुछ चेंजेस कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक चाइल्ड क्लास बना सकता हूँ बैंक एम्प्लॉय के लिए, जो कि मेन बैंक क्लास को इनहेरिट करेगी, जहां मैं बैंक एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिक गेटर एंड सेटर बना सकता हूँ, जहां हो सकता है मैं उसे सिर्फ ये अथॉरिटी दूं कि तुम सिर्फ बैलेंस को देख सकते हो। और मैं मैनेजर नाम की एक और चाइल्ड क्लास बना सकता हूँ और उसके लिए मैं एक सेपरेट गेटर सेटर लिख सकता हूँ, जहां वो बैलेंस से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। लेकिन अगर आप सच में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सिर्फ ऊप्स कॉन्सेप्ट सीख लेना काफी नहीं होगा। आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स और उससे रिलेटेड बाकी डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, विच रिक्वायर्स अ सेपरेट वीडियो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कोडिंग डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, देन कमेंट प्रिंसिपल और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।